तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द यूजेस ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन एंड स्पेक्ट्रम। इन दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले तो न्यूक्लियर रेडिएशंस के फ़ायदे। कल की क्लास में हमने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस किया था, रेडियो एक्टिव रेस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी थी और एक चीज़ रह गई थी, तो आज की क्लास में मैं कवर करूँगा अबाउट द यूजेस ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस के, न्यूक्लियर रेडिएशंस के इस्तेमालात क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो 3 बेनिफिट्स मैंने यहाँ पर इसके लिखे, 3 फ़ायदे लिखे। फर्स्ट, इट इज़ यूज टू ट्रीट कैंसर। कैंसर का इलाज करने के लिए रेडियो एक्टिव रेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड कीमोथेरापी। इसी को कीमोथेरापी कहा जाता है, जिसमें कैंसर सेल्स को मारा जाता है बाय मीन्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। तो उससे क्या होता है कि कैंसर का इलाज आपको पता है बॉडी में फैल जाता है, तो उसमें किसी ऑर्गन को कट करने के बजाय हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं कीमोथेरापी के थ्रू बाय मीन्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। तो इसके अलावा इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी हम न्यूक्लियर रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कैनप के अंदर कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट में चाहे वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इस्तेमाल किया जाता है या किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम, प्लूटोनियम, पोलोनियम, कोई ना कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ करते हैं जिसके थ्रू न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एटॉमिक पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट सुना होगा आपने इसके बारे में। तो न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए बिजली बनाते हैं, तो उसमें भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज कार्बन 14 इज़ यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल। कार्बन 14 क्या है? कार्बन 6, एक तो ये कार्बन 612 होता है जो नॉर्मल कार्बन होता है। ये वाला जो कार्बन होता है ये हमारे पास होता है नॉन रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव नहीं होता क्योंकि उसका न्यूक्लियस हैवी नहीं है। लेकिन एक कार्बन होता है कार्बन 614, ये कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है। यस, ये रेडियो आइसोटोप जिसको हम कह सकते हैं, ये रेडियो आइसोटोप होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इससे क्या होता है? रेडिएशंस निकलती हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा। अब ज़मीन के अंदर से कभी कभार ना हमें हड्डियाँ वगैरह मिलती हैं पुराने मरे हुए जानवरों की, उनको फॉसिल्स कहा जाता है। मतलब हज़ारों लाखों साल पहले जो जानवर मर के ज़मीन में मिट्टी में मिल गए, तो उनकी हड्डियाँ वगैरह सिर्फ बच जाती हैं, तो वो फॉसिल्स कहलाती हैं। तो उन फॉसिल्स को अब पता लगाना है कि वो कितनी पुरानी हड्डियाँ हैं। आर्कियोलॉजी के अंदर जो माहिर आसार कदीमा होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो पता लगाते हैं कि वो कितनी पुरानी हड्डी है। तो उसके लिए भी उसके अंदर कार्बन 14 की एक मिकदार होती है जिसको वो चेक करके बताते हैं कि कितनी परसेंटेज कार्बन 14 की इसमें मौजूद है। उससे पता लग जाता है कि उस फॉसिल का एज क्या है, उसकी उम्र कितनी है, वो कितने हज़ार, कितने लाख, कितने करोड़ों साल पुराना वो फॉसिल है। तो ये तीसरा इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रेडिएशन का, कि जो आर्कियोलॉजिस्ट उसको इस्तेमाल करते हैं, माहिर आसार कदीमा उसको इस्तेमाल करते हैं फॉसिल्स के एज को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये रेडियो एक्टिविटी का लास्ट एक टॉपिक था जो रहता था। आज का जो टॉपिक हमारा मेन है जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम को हम पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? देखिए, स्पेक्ट्रम जो है ना वो दैट इज़ द प्लूरल ऑफ स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा एक सिंगुलर वर्ड है और उसका प्लूरल है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम एक ही वर्ड है, मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्पेक्ट्रम इज़ द बैंड्स ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। अगर मुख्तलिफ कलर्स की पट्टियाँ, मुख्तलिफ बैंड्स ऑफ लाइट अलग अलग कलर्स के एक साथ आ जाएं, तो उसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम। दैट इज़ कॉल्ड एन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम डिफरेंट बैंड्स ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स, वो हमारे पास स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब आपको पता है लाइट जो होती है ना, रोशनी 2 तरह की होती है, लाइट 2 तरह की होती है। एक को हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट और एक को हम कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है और एक हमारे पास पॉलीक्रोमेटिक लाइट होता है। क्या डिफरेंस है दोनों में? मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होती है जो सिंगल कलर पर सिर्फ एक रंग पर मुश्तमिल होती है, उसको हम लोग कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। और पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या होता है? जो मल्टीपल कलर्स पर, मतलब मुख्तलिफ रंगों पर मुश्तमिल होती है, उसको हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। जो सनलाइट होती है ना, सूरज की रोशनी, दिस इज़ एक्चुअली अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट। वो एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, मुख्तलिफ कलर्स पर मुश्तमिल है, 7 रंगों के मिलने से वो बनती है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट। तो जब एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट को एक प्रिज्म से पास करते हैं, प्रिज्म जिसको उर्दू में कहा जाता है मंशूर। आपको पता है प्रिज्म जो है वो इसके दो हमारे पास इसके ट्रायंगुलर साइड होते हैं, एक ऐसे ग्लास सब्सटेंस होता है और 3 उसके रेक्टेंगुलर साइड होते हैं। पढ़ा होगा आपने फिजिक्स के अंदर इसको। ये कहलाता है प्रिज्म। शीशे का बना होता है, फिजिक्स लैब में रखा होता है। तो जब प्रिज्म से एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट को पास किया जाता है
तो वो लाइट जो है ना वो 7 रंगों में टूट जाती है या 7 कलर्स में टूट जाती है वो, जिसको हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी कहते हैं ना, लाइट का डिस्पर्स हो जाना। तो ये फिजिक्स में आप नॉर्मली इसको पढ़ते हैं कि किसी भी सनलाइट का प्रिज्म से पास होने के बाद 7 रंगों में बिखर जाना, 7 रंगों में टूट जाना, तो वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब स्पेक्ट्रम कितनी तरह का होता है? स्पेक्ट्रम हमारे पास 2 तरह का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। एक हमारे पास कहलाता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक हमारे पास कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम। अब क्या फ़र्क है कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम में, इसको समझना है। एक हमारे पास होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक हमारे पास होता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो द सोर्स ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मस्ट एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का जो सोर्स होगा, सोर्स मतलब जिस लाइट के थ्रू हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसके लिए ज़रूरी है कि जो सोर्स है ना वो कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट कर रहा हो, लगातार एनर्जी को खारिज कर रहा हो, रुक रुक कर नहीं, डिसकंटिन्यूस मैनर में नहीं, बल्कि कंटिन्यूस मैनर में एनर्जी एमिट कर रहा हो। ऐसा सोर्स अगर है कोई जो लगातार एनर्जी आपको दे रहा है, तो वो हमेशा जब प्रिज्म से पास किया जाएगा तो उसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जनरेट होगा, क्योंकि लाइट इज़ एमिटिंग एनर्जी कंटिन्यूसली। अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा सोर्स है जो एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट करता है? तो 2 सोर्स हो सकता है, सनलाइट, सूरज की रोशनी जो लगातार एनर्जी एमिट करेगा, और उसके अलावा दूसरा हीटेड मेटल फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प। इनकैंडेसेंट लैम्प का एक हीटेड मेटल फिलामेंट, इनकैंडेसेंट लैम्प किसे कहते हैं? 100 वाट की जो बत्ती होती है ना पीली वाली, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में इनकैंडेसेंट लैम्प। आपने देखा होगा बेकरी वगैरह में ना वो रखा होता है, बेकरी वगैरह में हीट के लिए उसको रखा जाता है ताकि वो ह्यूमिड ना हो जाए, नमी ना आ जाए उसके अंदर ना, जो भी चिप्स वगैरह हैं, बिस्किट वगैरह है ना, वो ख़राब ना हो जाए, वरना वो बासी हो जाते हैं ना वो। तो इस तरह का होता है। ये देखिए एक इनकैंडेसेंट लैम्प होता है जो 100 वाट का होता है, 200 वाट का भी होता है, राड वगैरह जिसको आप लोग कहते हैं ना, क्रिकेट मैच, नाइट मैच वगैरह के लगाते हैं। तो अब ये जो इनकैंडेस, अब तो इस्तेमाल नहीं करते इनकैंडेसेंट लैम्प को, बहुत 100 वाट तो लगाएंगे तो समझ लो 10,000 रुपये बिजली का बिल आएगा आपका, एक बल्ब में सिर्फ। पता इतना ज़्यादा 100 वाट, अब तो 12 वाट के है ना, 14 वाट के आराम से बल्ब आ जाते हैं, एलईडीज़ आ जाती हैं। मतलब एक एक ऐसा ऐसा करके एनर्जी कम होना शुरू हुई ना भाई। शुरू में 100 वाट के बल्ब थे, फिर 35 वाट का एनर्जी सेवर आया, फिर अब 12 वाट, 10 वाट, इन सब के हमारे पास एलईडीज़ आ गए, उसमें भी बिल इतना आता है। तो सोचो अगर 100 वाट लगाएंगे तो फिर क्या हाल हो जाएगा। तो 100 वाट का जो इनकैंडेसेंट लैम्प होता है, जिसको 100 वाट का बल्ब कहा जाता है, इसके अंदर आपने देखा है ना कि एक इसके अंदर एक स्प्रिंग टाइप का लगा होता है, सॉर्ट ऑफ स्प्रिंग, जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड टंगस्टन फिलामेंट। ये टंगस्टन होता है। टंगस्टन एक ऐसा मेटल होता है जिसके हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन। एडिसन एक साइंटिस्ट है, उसने इसको बनाया था, इस बल्ब को सबसे पहले 100 वाट के। तो ये इनकैंडेसेंट लैम्प क्या है, टंगस्टन फिलामेंट लगा होता है। जब ये हीट होता है ना तो इससे रोशनी निकलती है येलो कलर की, वो बेकरी वगैरह में आपने देखा होगा हीट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर, लगातार एनर्जी निकल रही होती है उसके अंदर से भी। तो हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का जो सोर्स है ना, या तो हम सनलाइट ले लें या फिर कोई हीटेड मेटल फिलामेंट ले लें, जैसे कि इनकैंडेसेंट बल्ब के अंदर से निकलता है। तो कोई भी, सिर्फ सनलाइट नहीं हो सकता है, ये बल्ब भी हो सकता है। इसकी भी अगर लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ही जनरेट होगी। तो दोनों याद करना है आपको। तो जब मान लें कि सूरज की रोशनी है, उसको अगर हम पास कर रहे हैं किसी प्रिज्म से, तो क्या हो जा रहा है, वो 7 रंगों में टूट जा रहा है, 7 कलर्स में वो स्प्लिट हो जा रहा है। एंड देयर इज नो गैप बिटवीन कंसेक्यूटिव बैंड्स ऑफ लाइट। और जो 2 कंसेक्यूटिव बैंड्स ऑफ लाइट, इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा। डिफरेंट कलर्स एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ हो रही होंगी, एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ हो रही होंगी, मिक्स हो रही होंगी। इसी वजह से इसको कहा जाता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। CS मतलब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, चूँकि कंटिन्यूसली लाइट एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सनलाइट से जब रोशनी निकली, इंसिडेंट रे, जब वो प्रिज्म से पास हुआ तो वो 7 रंगों में टूट गया। रिफ्रैक्टेड रेस है ये, रिफ्रैक्शन के बाद हुआ ये। अब जो 7 कलर्स में टूटा तो 7 रंग है ना, वाइट प्योर कलर जिनको हम कहते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 रंगों के बीच में कोई गैप नहीं आ रहा। एक कलर दूसरे कलर में डिफ्यूज़ हो रहा है, जैसे रेनबो के अंदर होता है। रेनबो में भी आपने देखा होगा, अभी बारिशें जो हुई थी उसमें रेनबो अपेयर हुआ था आसमान पर। तो 7 रंग एक साथ डिफ्यूज़ होते हैं। अच्छा, आसमान पे तो कोई प्रिज्म नहीं होता, तो वो मैंने यहाँ पर बताया है कि जो ड्रॉप्स ऑफ जो वाटर है ना, वो एज अ प्रिज्म आपका एक्ट कर रहे होते हैं और फिर वो 7 रंगों में इस तरह से टूट जाता है।
तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर इटसेल्फ एक प्रिज्म का काम कर रहे होते हैं, प्रिज्म की तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कभी मतलब अगर कहीं से वाटर शावर है, पानी का शावर है और पतली पानी की बूंदें उसमें से आ रही हैं, छोटे छोटे पानी की बूंदें, और सामने से धूप भी आ रही है, तो क्या होता है कि वो जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर का आप देखना धूप के पास तो वो 7 रंगों में हल्का हल्का 7 शेड आ रहा होता है कलर्स का। कभी आप ऑब्जर्व करोगे ऐसा कि अगर जैसे कुछ शावर्स होता है ना, उसमें पतली पानी की बूंदें भी आ रही होती हैं, ऑप्शन होता है लाने का, फुहार आ रहा होता है उसके अंदर से। फिर अगर वो सूरज की रोशनी भी अगर अंदर आ रही है उस तरह से शावर के पास, तो वो 7 रंग उसके अंदर हल्के से दिखाई दे रहे होते हैं। तो वो भी असल में वो पानी के जो ड्रॉप्स हैं वो एज आ प्रिज्म काम कर रहे हैं, वो 7 रंगों में तोड़ दे रहे हैं रोशनी को। तो सनलाइट एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, 7 रंगों में टूट जाती है और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जनरेट होता है, चूँकि डिफरेंट कलर्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता, देयर इज़ नो गैप। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो रेड लाइट है वो लीस्ट डेविएटेड है। लीस्ट डेविएटेड का मतलब होता है सबसे कम वो अपना रास्ता तब्दील कर रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जबकि वॉलेट लाइट जो है वो मोस्ट डेविएटेड है, सबसे ज़्यादा जो बेंड हो रही है लाइट, मुड़ रही है जो लाइट, वो कौन सी लाइट है? वॉलेट लाइट है। अब इसी वजह से रेड लाइट की जो है ना वो हाईएस्ट वेवलेंथ है और वो कितनी है? 7000 एंगस्ट्रॉम। जबकि जो वॉयलेट लाइट है उसका सबसे लोएस्ट वेवलेंथ है, वो कितना है भाई? 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम जो हमारे पास होता है 1 एंगस्ट्रॉम, वो बराबर किसके होता है? 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू की पावर -10 मीटर के, या 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -8 सेंटीमीटर का। तो एंगस्ट्रॉम, इसको हम ए तो इस तरह पढ़ते हैं ना, इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, एंगस्ट्रॉम पढ़ा जाता है इसको। एटॉमिक रेडियस की यूनिट भी यही होती है, यस, बॉन्ड लेंथ के लिए हम इसको शो करते हैं। तो 7000 एंगस्ट्रॉम किसकी वेवलेंथ है हमारे पास? रेड लाइट की, और वॉयलेट लाइट की है 4000 एंगस्ट्रॉम। और ये भी मैंने बताया था कि रेड लाइट की, अगर रेड लाइट की हाईएस्ट वेवलेंथ है तो उसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई और लोएस्ट एनर्जी हो गई, और वॉयलेट लाइट की लोएस्ट वेवलेंथ है तो उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई और हाईएस्ट एनर्जी होगी, जैसे कल जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो ये हमारे पास कहलाता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जो सूरज की रोशनी से प्रोड्यूस होता है। दूसरा एक और स्पेक्ट्रम हमारे पास बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम में सोर्स अलग हो जाएगा, सोर्स चेंज हो जाएगा। लाइन स्पेक्ट्रम को ही डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहा जाता है, या इसी को एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, दोनों नाम इसी के हैं। लाइन स्पेक्ट्रम का सोर्स क्या होता है? इस लाइट एमिटिंग फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब। अगर रोशनी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से निकल रही है तो वो जो रोशनी उसको प्रिज्म से पास करोगे तो फिर वो लाइन स्पेक्ट्रम जनरेट करेगा। सारी डिटेल अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ होंगी। जब डिस्चार्ज ट्यूब से रोशनी जो निकल रही है, एक्सरेज की सूरत में निकलती है रोशनी, जब उसको हम प्रिज्म से पास करते हैं, ये भी 7 रंगों में टूट जाती है, लेकिन अब इसमें 2 कंसेक्यूटिव बैंड्स ऑफ लाइट के बीच में क्या होता है बच्चों? गैप होता है, गैप होता है, तभी उसको डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसी गैप की वजह से इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और यही लाइन स्पेक्ट्रम प्रूफ करता है कि डिस्चार्ज ट्यूब्स के अंदर से जो रोशनी निकल रही है वो डिसकंटिन्यूस मैनर में निकल रही है, डिसकंटिन्यूस मैनर में लगातार नहीं निकल रही है, बल्कि डिसकंटिन्यूसली निकल रही है। अब जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर कि मैंने यहाँ पर एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया है। डिस्चार्ज ट्यूब सेम वही जो कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने यहाँ पर दिस इज द डिस्चार्ज ट्यूब, ये हमने यहाँ पर एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया है। उस ट्यूब के अंदर हमने कोई भी गैस भर दी है, कोई भी गैस भर दी, गैस के एटम्स होंगे उसके अंदर। यहाँ से प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं और ये आगे जाकर ये किसी बैटरी से उसको हमने कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस। अब आपको पता है इसमें से जब कैथोड रेज जनरेट होंगे, एनोड से टकराएंगे तो एक्सरेज रिजेक्ट होंगे। एक्सरे के टॉपिक में बताया था। उन एक्सरेज को जब प्रिज्म से पास किया जाएगा, अब ये भी क्या होगा? 7 कलर्स ऑफ लाइट में ब्रेक हो जाएगा। 7 रंग इसमें भी आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि हर कलर के बाद एक गैप आ रहा है। आफ्टर एवरी कलर यू कैन सी दैट देयर इज़ अ गैप। हर कलर के बाद एक गैप देख सकते हैं, देख रहे हैं ये सब गैप आ रहे हैं, हर कलर के बीच में गैप आ रहा है। इसको कहा जाता है दिस इज कॉल्ड अ लाइन स्पेक्ट्रम। यहाँ पर एक लाइन स्पेक्ट्रम जनरेट हो रही है। अब लाइन स्पेक्ट्रम क्यों जनरेट हो रही है? जो अंदर से जो एनर्जी निकल रही है ना, वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं निकल रही है, डिसकंटिन्यूस मैनर में निकल रही है। अब वो कैसे डिसकंटिन्यूस मैनर में निकल रही है, ये नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक है।
जो इलेक्ट्रॉन आपको पता है ट्रांजिशन स्टेट में होता है, एक्साइटेड स्टेट में आता है, ग्राउंड में, फिर लोअर में आता है। तो फिर एक ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज होती है। बहुत से एटॉमिक मॉडल जब पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्यों इसमें एनर्जी ब्रेक लगा लगा कर निकल रही है, डिसकंटिन्यूस मैनर में निकल रही है, लगातार नहीं निकल रही है। तो सूरज जो है वो रोशनी लगातार दे रहा है, वो एनर्जी लगातार रेडिएट कर रहा है। दैट्स वाई द स्पेक्ट्रम यू आर गेटिंग दैट इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन जो एटम एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो लगातार नहीं कर रहा, वो वक्फे वक्फे से कर रहा है। दैट्स वाई द स्पेक्ट्रम यू आर गेटिंग दिस इज लाइन स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसमें हर दो कलर्स के बीच में आपको गैप मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कलर्स आपस में डिफ्यूज़ हो रहे होंगे, एक कलर दूसरे कलर में मिक्स हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पर वही वाइट प्योर कलर मिलेंगे बट लाइंस की सूरत में नहीं मिलेंगे, एक एक लाइन बन रही, हर कलर की एक एक लाइन आ रही होगी। अब यहाँ पर बच्चों एक और चीज़ समझें कि जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम के फर्दर फिर हमारे पास दो टाइप्स हो सकती हैं। तो स्पेक्ट्रम के मैंने भी बताया आपको दो टाइप्स हैं, फर्स्ट इज कंटिन्यूस, दैट इज, सेकंड इज लाइन। अब लाइन स्पेक्ट्रम की फर्दर दो टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन का मतलब होता है खारिज करना और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जज्ब करना। अब लाइन स्पेक्ट्रम दो तरह से जनरेट हो सकता है। जो गैस आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डाली है सोर्स के अंदर, वो हॉट गैस होगी, अगर वो हॉट गैस होगी, गर्म गैस होगी तो एमिशन स्पेक्ट्रम जनरेट होगा, और अगर वो कोल्ड गैस होगी, ठंडी गैस होगी तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जनरेट होगा। क्योंकि आपको पता है हॉट गैसेस क्या करती हैं, एनर्जी को एमिट करती हैं, एमिशन करती हैं, जबकि जो कोल्ड गैस होती है ना, ठंडी गैस, वो एनर्जी बजाय रिलीज़ करने के वो एनर्जी का एब्जॉर्ब करती है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जनरेट होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रम किस तरह से हो रहा है कि हॉट गैस से रोशनी निकली, फिर एकदम से पास हुई, 7 रंगों में टूटी, वो 7 रंग में यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर डार्क बैकग्राउंड के अंदर कलर, कुछ बैंड्स ऑफ कलर्स आ रहे हैं, पीछे पूरा डार्क बैकग्राउंड है, उसमें रेड, ब्लू, ग्रीन अलग अलग कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम। ये कब होगा, जब एक हॉट गैस एनर्जी रेडिएट कर रही होगी तो हमें डार्क बैकग्राउंड में कलरफुल लाइंस दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन इसी का रिवर्स होगा, कौन सा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब इसमें क्या है, इसका बिल्कुल उलट है, कलरफुल बैकग्राउंड में आपको डार्क लाइंस दिखाई दे रही हैं, पीछे बैकग्राउंड कलरफुल है ना, और जो लाइंस आपको उसके अंदर देख सकते हो कि आपको उसके अंदर जो है वो ब्लैक लाइंस दिखाई दे रही हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रा के फर्दर फिर हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, दो कैटेगरी होती हैं, एक हमारे पास एब्जॉर्प्शन, एक एमिशन है। एमिशन कब होगा, जब हॉट गैस भरी जाएगी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब कोल्ड गैस, ठंडी गैस भरी जाएगी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। एक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एक एनर्जी को रेडिएट करेगा। दोनों को जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास आ रही होंगी, ये जो लाइंस आ रही है, दीज आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस, वो अलग अलग तरह की आ रही होंगी हमारे पास। कंटिन्यूस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, उसमें सातों रंग मिक्स होंगे, आपस में मिक्स हो रहे होंगे। अगर मैं उसको इस तरह से जनरेट करूं, यहाँ पर डिफरेंट कलर्स हैं ना, इस कलर्स को अगर मैं यहाँ पर वाइट प्योर कलर्स को अगर मैं यहाँ पर इसी तरह से एक लाइंस की सूरत में जनरेट करूं तो आप इसको देख सकते हैं लाइक दैट के जैसे ऊपर मैं रेड लगा देता हूँ। अच्छा, 7 कलर मेरे पास मार्कर तो दे, आई डोंट हैव 7 कलर्स ऑफ मार्कर, तो मैं 3 ही कलर दे देता हूँ। ग्रीन बीच में कहीं आएगा और ब्लू उसके अलावा नीचे आ जाएगा। तो ये दिस इज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। उसमें देखिए कोई गैप है ही नहीं, लेकिन अब इन दोनों में देखिए गैप्स हैं, बट एमिशन में अलग टाइप का, एब्जॉर्प्शन में अलग टाइप का गैप है। ये दोनों ही लाइन स्पेक्ट्रम है, बट एक एमिशन एक एब्जॉर्प्शन है, जबकि कंटिन्यूस एक बिल्कुल डिफरेंट है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ये शो करता है कि लाइट के सनलाइट से रोशनी कैसी खारिज हो रही है, लगातार खारिज हो रही है। पढ़ क्यों रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब हम नेक्स्ट वीक जब क्लास करेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था उसके अंदर क्या था बच्चों के, वो उसमें उसने कहा था कि जो एटम है ना, एटम के अंदर से एनर्जी लगातार खारिज होती है, कंटिन्यूसली खारिज होती है, कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लगातार एमिट कर रहा होता है, लगातार एनर्जी खारिज कर रहा होता है। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एटम मौजूद है, एटम के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेशन में है। तो अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से स्पेक्ट्रम लेना चाहिए तो रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट के मुताबिक
उसका स्पेक्ट्रम कैसा जनरेट होना चाहिए? ये वाला जनरेट होना चाहिए 100%। लेकिन ऐसा हो 9 में आपने कुछ पढ़ा होगा डिफेक्ट्स में, वीकनेस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में आपने रट्टा लगाया होगा कि if electron is emitting energy continuously then we should get a continuous spectrum but in contrast to it we get a line spectrum। ऐसी लाइन्स थी 9 क्लास की बुक में लिखी हुई आपकी, जब 9 में आप थे चैप्टर 3 में। तो होना क्या चाहिए था? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कैसा? भाई लाइन स्पेक्ट्रम मिला। इसका ये मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो एटम है, वो लगातार एनर्जी एमिट नहीं कर रहा, बल्कि वक्फे वक्फे से कर रहा है, रुक रुक कर रहा है। और उसी को फिर आगे जाकर नील्स बोहर एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने जो फॉर्मेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया कि एटम क्यों लाइन स्पेक्ट्रम जनरेट करे। तो उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स कभी ग्राउंड स्टेट में होते हैं, कभी एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। जब ग्राउंड से एक्साइटेड में जाते हैं एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, फिर एक्साइटेड से वापस जब ग्राउंड में आते हैं जितने अब्जॉर्ब किया होता है उतना रिलीज़ कर देते हैं। तो इसी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम के अंदर से, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से एनर्जी निकल रही होती है, उसके अंदर से रोशनी निकल रही होती है जो आप प्रिज्म से पास कर रहे होते हैं। सारी चीज़ें समझ में आ गई? सारी चीज़ें क्लियर है जो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है?